हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 3 दैट इज कंप्यूटर मेमोरी. सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम. सो ये सारा थ्योरी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स की हिस्ट्री क्या होती है, कैसे इवॉल्व हुए वो. और अब हम पढ़ेंगे अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी. सो कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो कैसे काम करती है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर पार्ट का क्या ऑपरेशन है, किस लिए वो कंप्यूटर में है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको मेमोरी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर नॉर्मल नॉलेज. अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में पता है तो उसकी मेमोरी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. सो वी विल स्टार्ट विद दिस. बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर, the people who are watching my video for the very first time, who have come to my channel for the very first time, you get videos over here for class 11th and 12th IP and CS for CBSE board. Other than that आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वीडियोस मिल जाएंगी एंड और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि यूजुअली BCA, BTech या BSc में इंक्लूडेड होते हैं. सो डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग. Okay, now let's start with the lesson for today, that's computer memory. Now computer memory की जब हम बात करते हैं, हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइस से इनपुट आएगा CPU के पास और फिर जो भी प्रोसेसिंग होगी वो रिजल्ट जाएगा आउटपुट के पास. बट इन बिटवीन वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, कहीं पे तो स्टोर होते हैं. अब वो कहीं पे जो स्टोर होते हैं वो आपके पास होती है मेमोरी, जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में. सो वो सब क्या होता है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी कंसेप्ट, अभी देखो आप सबके पास भी मेमोरी होती है, ठीक है. हम लोग कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है. सो वो स्टोर होता है बट उसका जो रिट्रीवल है वो उतना रिलायबल नहीं होता. एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो आप, ठीक है, आपने अभी 10th के बोर्ड्स दिए थे, पढ़ाई तो बहुत करते हैं हम, सारे आंसर्स याद करके जाते हैं, तो हमने अपनी तरफ से तो अपनी मेमोरी में सब कुछ सेव किया, लेकिन एग्जाम टाइम पे कभी कभी कुछ रिट्रीव नहीं हो पाता. तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी मेमोरी है वो उतनी रिलायबल नहीं है. स्टोर तो करते हैं, जब ज़रूरत होती है तब रिट्रीव होता नहीं. एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, फिर आता है आंसर, ओहो अच्छा इसका आंसर तो ये था, तब याद ही नहीं आया. तब याद ही नहीं आया बिकॉज इट्स ह्यूमन ब्रेन. लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता. वहाँ पे जो चीज़ स्टोर्ड है वो वैसे की वैसी वापस फेच होके आती है जब भी आपको चाहिए. So we can fetch that anytime we want. So that is why we say कि computer system की memory is very much reliable and human memory vast ज़रूर है, जिसमें unlimited memory storage space है आपके पास, लेकिन वो reliable नहीं है. But computer की memory जो है वो रिलायबल है, बट यू हैव अ लिमिट. आपको एक लिमिट होती है कि आप इतना डेटा ही स्टोर कर सकते हो. जैसे कि अगर हम एक CD लेते हैं तो हम सिर्फ 700 MB स्टोर कर सकते हैं. अगर मेरे पास पेन ड्राइव है 4 GB की तो मैं 4 GB से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाऊंगी. 16 GB की है तो 16 GB स्टोर कर पाओगे. सो एक मैक्सिमम लिमिट आपके पास हर डिवाइस पे होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं. और ये जो GB MB है ये क्या है, इन्हें कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जिसमें आप मेजर करते हो कि कितना डेटा हम स्टोर कर रहे हैं. कंप्यूटर में जो चीज़ सबसे छोटी स्टोर हो सकती है वो है 0 या 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं. सो यू कैन स्टोर ओनली 0 और 1, उन्हें मिलाकर फिर आगे यूनिट्स बनती है. सो एक यूनिट है निबल. निबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स. 4 बिट्स को मिलाकर एक निबल बनता है, पर हम वो उसे स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं करते हैं. हम स्टोरेज के लिए जो सबसे छोटे यूनिट यूज़ करते हैं वो है बाइट. सो 1 बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स. उसे हम 8 बिट वर्ड भी कह सकते हैं. वर्ड्स लेंथ जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट भी होती है. कुछ सिस्टम 16 बिट वर्ड लेंथ यूज़ करते हैं, कुछ 32 बिट वर्ड लेंथ यूज़ करते हैं. सो वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर कि वो एक टाइम में कितना बड़ा वर्ड प्रोसेस कर सकता है. बट सबसे छोटी यूनिट जो स्टोरेज की है वो है 1 बाइट, विच इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स. उसके बाद अगर आप 1024 बाइट्स उठा लो तो वो बनती है 1 किलो बाइट. देन 1024 किलोबाइट्स उठा लो तो बनता है 1 मेगाबाइट. 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट एंड सो ऑन टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्सलाबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट. सो बढ़ता जाएगा ये यूनिट्स, ठीक है. तो इसमें से टेराबाइट तक तो अभी हम एज अ कॉमन यूज़र यूज़ करते हैं. आपको पोर्टेबल हार्ड डिस्क मिल जाती है 1 टेराबाइट की, 4 टेराबाइट्स की. सो यू कैन यूज़ दैट. ये अभी तक आपके इससे बड़े जो प्रोफेशनल कंप्यूटर्स हैं वहीं पे यूज़ हो रही है. एज अ जनरल पर्पस यूज़र मैंने सिर्फ ये यूनिट्स हम जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं.
बट आपको पता सारी होनी चाहिए। अब इसमें सोचने वाली बात है कि जब हम बचपन में सीखते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 लीटर में 1000 इतने मिलीलीटर्स होते हैं, ऑल दैट स्टफ, तो वहाँ पर हमेशा 1000 सीखा होता है। लेकिन कंप्यूटर्स में आके आपको यहाँ 1000 याद नहीं रखना है, यहाँ पे आपको 1024 याद रखना है। क्यों होता है ये 1024? क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज़ 2 की पावर्स में होती है, एंड 2 रेज टू द पावर 10 इज 1024। दैट्स वाई ये 1000 नहीं है, ये 1024 है। तो याद रखना है कि आपको थाउजेंड्स में नहीं काउंट करना है, यहाँ पे 1024 से काउंट करना है। अब आ जाते हैं अपनी टाइप ऑफ मेमोरी में। टाइप ऑफ मेमोरी में 2 तरह की मेमोरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में भी फर्दर 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ये सब कुछ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर्स में, सो किसी ना किसी जूनियर क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सो रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि हम सिर्फ उसमें से रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसमें जनरली इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर। सो वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब पावर ऑन हो ऑफ हो जो भी हो, उसमें जो स्टोर्ड है वो वहीं का वहीं स्टोर्ड रहता है, हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते। सो वो आपकी कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है आपका, उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस वो सारी आपकी रोम में होती है। और रैम रिस्पॉन्सिबल होती है टू होल्ड एवरीथिंग जो कि प्रोसेसर को अभी चाहिए काम करने के लिए। तो जो करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम डेटा यूज़ कर रहा है वो डेटा, वो सब कहाँ पर होता है? रैम में। और इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जब तक इसको पावर सप्लाई हो रही है उसमें डेटा रहेगा। द मोमेंट पावर सप्लाई इज गॉन, द डेटा स्टोर्ड इन रैम इज गॉन। सो ये आपको ध्यान रखना है, रैम और रोम में डिफरेंस। ये पूछा जा सकता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। देन यू हैव कैश मेमोरी, फ्यू पीपल कॉल इट कैशे मेमोरी एज वेल। सो ये एक और तरह की रैम ही है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसा ही काम करती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है। सो रैम से भी ज़्यादा फास्ट है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेसर को बार बार यूज़ करनी होती है, तो सीपीयू और रैम की स्पीड में डिफरेंस होता है। सीपीयू आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वेयर जो रैम है वो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो उसमें स्पीड जो है वो डिफर करती है। लेकिन कैश मेमोरी जो है वो रैम से भी बहुत फास्ट होती है, सीपीयू वहाँ से बहुत फास्ट वे में डेटा एक्सेस कर सकता है। तो जो डेटा बार बार यूज़ हो रहा होता है उसे हम रैम से ला के कैश में रख लेते हैं, और सीपीयू फिर उसे कैश से बार बार यूज़ करता रहता है ताकि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो सके। कैश मेमोरी एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू रैम, इसलिए कैश का साइज़ हम छोटा यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू रैम। सेकेंडरी मेमोरी होती है परमानेंट स्टोरेज के लिए। जब आप एक फाइल सेव करते हो अपने कंप्यूटर में, व्हेन यू सेव, तो वो एक्चुअली जाके किसी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है। अब वो सेकेंडरी स्टोरेज आपकी कोई भी हो सकती है इनमें से, इट कुड बी अ सीडी, मेमोरी कार्ड, टेप, इट कुड बी हार्ड डिस्क, इट कुड बी पेन ड्राइव, सो एनीथिंग पॉसिबल जहाँ पर आप डेटा को स्टोर करते हो, और वो वहाँ पे तब तक स्टोर रहता है जब तक हम उसे खुद डिलीट नहीं करते या बाई चांस आपका वो डिवाइस ही करप्ट ना हो जाए। सो दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डेटा कैप्चरिंग का मतलब है कि डेटा हम स्टोर करने के लिए डेटा लाएंगे कहाँ से। सो डेटा इनपुट कैसे होगा? सो सिंपल तरीका एक तो है, डेटा कैन बी एंटर्ड थ्रू अ कीबोर्ड, देन जो शॉप पे हम कार्ड रीडर्स के थ्रू रीड करते हैं, इट कैन बी रेड फ्रॉम देयर बारकोड से। सो वो सारे तरीके हैं जहाँ से डेटा रीड हो सकता है और आपको उसे स्टोर करना होगा। तो फिर सेकेंड चीज़ आ जाती है डेटा स्टोरेज। सो वी स्टोर द डेटा ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। उसमें आपके पास एक ही कंप्यूटर पे भी डेटाबेस हो सकता है, और वी कुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और डेटा सब में स्टोर हो जाता है ताकि हम वहाँ से वापस प्रोसेस कर सकें। सो वी नीड लार्ज डेटाबेस सर्वर्स जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डेटा आपने स्टोर किया है वो एग्जैक्टली वैसे ही रिट्रीव होना चाहिए जैसा हमें चाहिए। सो एज पर आर रिक्वायरमेंट वी शुड बी एबल टू रिट्रीव, उसको वापस फेच भी करना है। अगर हमने स्टोर कर दिया लेकिन उसको ज़रूरत के हिसाब से फेच नहीं कर पाए तो उस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी हैव टू फेच इट एज पर आर नीड, एंड द डेटा फेचिंग जो है, जो टाइम लगेगा डेटा को फेच करने के लिए, वो भी कम से कम होना चाहिए। तो स्टोर इस तरह से करो ताकि जो सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डेटा को ढूंढने के लिए वो फास्ट से फास्ट हो, जितने फास्ट पॉसिबल हो। जितने फास्ट पॉसिबल होंगे उतनी अच्छी आपकी डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्रीवल टेक्निक मानी जाएगी।
देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। आप जब डेटा डिलीट करते हो तो वो डिस्क में से डिलीट हो जाता है, और अगर बाय चांस गलती से डेटा डिलीट हो गया है तो वो रिकवर कैसे होगा। सो वो सारे टॉपिक्स भी इसके अंदर आते हैं। सो डेटा डिलीशन में क्या होता है कि जैसे जब हम कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो फिजिकली वहाँ से डिलीट नहीं होता, एक फाइल सिस्टम होता है हमारे पास कंप्यूटर्स में, वहाँ पे मार्क हो जाता है कि वो डिलीटेड है। अब जब तक वो मेमोरी एरिया ओवरराइट नहीं होता हम उसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चाहे डेटा डिलीशन हो या डेटा रिकवरी हो, यूजुअली हम इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंटली डेटा डिलीट ना कर दे या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा डिलीट ना कर दे, एंड सेम वे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा को रिकवर भी ना कर सके। सो यूजुअली दीज ऑपरेशंस आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड ताकि हम अपनी मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज कर सकें, बिकॉज डेटा आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो डेटा इज़ द utmost important thing and people sell data also for different purposes. So डेटा को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो करनी होती हैं, बट आपको एज 11th क्लास आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट वो टेक्निक्स क्या होती हैं वो आगे अगर आप कंप्यूटर्स में पढ़ोगे सो यू विल बी डूइंग दोज टेक्निक्स एज वेल। सो दैट इज़ इट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी जो आपको पता होना चाहिए। सो यू शुड नो द डिफरेंट यूनिट्स, यू शुड नो द डिफरेंट क्लासिफिकेशन कि प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेकेंडरी में क्या क्या आता है, एंड उसके बाद हमारा डेटा कैप्चर कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, फेच कैसे होता है, एंड हाउ डू वी डील विद डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। So this was your lesson number 3 from chapter 1. If you understood all these concepts, do click the like button now and do share the video with all your classmates जिनके पास IP है क्लास 11th में या जो सोच रहे हैं IP लेने का, ताकि उनको भी क्लियर हो कि सब्जेक्ट में एग्जैक्टली उनको क्या पढ़ना है एंड हाउ दे आर गोइंग टू फाइंड द सब्जेक्ट। एंड बिलीव मी इट्स ईजी, इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट हेल्प्स यू टू स्कोर गुड। सो इससे आपकी परसेंटेज भी बढ़ेगी, फ्यूचर में काम भी आएगा और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है। जब प्रोग्रामिंग शुरू होगी यू विल एंजॉय इट इवन मोर। ये तो सिर्फ अभी हम इनिशियल थियोरी पढ़ रहे हैं। So that's it for this video. Do like it, do share, and don't forget to subscribe the channel. That's the most important thing if you want to stay attached with the channel, if you want to learn from the channel. So do subscribe it now. It's for free. And by the time I upload more, keep watching, keep learning.